जय हिंद। देखिए, इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हम लोग आपको गांधी युग के बारे में पहले कुछ बता भी चुके हैं और वहां तक आप लोग एकदम कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो गांधी युग पर लेकर के आए हैं और यहाँ आज हम लोग फिर गांधी युग को आगे की ओर लेकर के चलेंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी युग एक अहम पार्ट होता है क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आप यार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपका सिलेबस में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो यहाँ से अवश्य आपका प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग आज बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको पहले ही बता चुके थे इसके बारे में गांधी युग में कि अभी हम केवल आपको जो बताएंगे गांधी युग के संबंध में होने वाली घटनाओं को प्रारंभ करके अंत तक लेकर के जाएंगे। उनके बाद क्या होगा कि आपको एक एक पॉइंट करके आपको डिटेल से हम बताने का इसमें प्रयास करेंगे। देखिए, वजह क्या है कि यदि आप यही एक साथ अगर डिटेल से सोल्व करते अगर चले जाएंगे तो आपको क्या होगा कि वीडियो लंबा होगा और लंबा होगा तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा कि हमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम केवल आपको गांधी युग का पॉइंट वाइज लेकर के चलेंगे। उसके बाद अलग अलग वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे किन के बारे में, तो आप लोग ध्यान से इनको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएंगे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के जीवन का भारत में पहला वो सत्याग्रह था जो कि तिनकठिया प्रणाली को लेकर के बिहार में हुआ था और बिहार के गांव पर तो पश्चिम चंपारण में यह आंदोलन गांधी जी ने किया था। तो यह गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। तो इनको लेकर के हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। इनके बाद गांधी जी 1918 में ही दो आंदोलन करते हैं, जिनमें गुजरात का एक आंदोलन है खेरा, जिसमें कि इसी आंदोलन में 1918 के इस खेरा आंदोलन में गांधी जी ने चलाया था कर नहीं आंदोलन। ठीक है, कर नहीं आंदोलन के नाम से यह आंदोलन चला था खेरा को लेकर के। यहाँ पर इस जगह का ही नाम है खेरा। तो इनके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ इस आंदोलन में हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना भी जानेंगे कि अहमदाबाद में जो मिल मजदूर की घटनाएं घटी थी, यही वो गांधी जी के जीवन का क्या था, आंदोलन था, जिसमें पहली बार गांधी जी ने क्या किया था तो भूख हड़ताल किया था और इस आंदोलन को सफल बनाया था। तो 1918 में गांधी जी ने दो आंदोलन किया, एक खेरा आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद आंदोलन। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना अत्याचार बढ़ाने के लिए कि भारतीय लोग विरोध न करे, इसके लिए अंग्रेजों ने एक कानून पास किया था और इस कानून को पास करने में अहम योगदान दिया था सर सिडनी रोलेट ने। और यह कानून लाया था रोलेट एक्ट के नाम से सर सिडनी रोलेट ने। कब लाया था तो 1919 ईस्वी में। और यह कानून कैसा था तो इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें क्या होता था, कड़ी से कड़ी सजा सुनाया जाता था। इसके थ्रू पकड़े गए भारतीय लोगों को क्या करता था, न तो वकील रखने की जरूरत थी, न ही अपील करने का और न ही कोई दलील यानी कार्रवाई उस पर किया जाता था, सीधे उसको सजा सुनाई देता था। तो इस वजह से इसको गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून के नाम से इसे पुकारा था। और इस कानून का भी गांधी जी ने क्या किया था तो विरोध किया था। और यही वो कानून था जिसके विरोध में भारत के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे जनसभा बैठे हुए थे और इसमें क्या था, हजारों लोग इसमें बैठ करके इन्हें छुड़ाने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, जिसमें अंग्रेजों ने जनरल डायर ने गोली चलाया था और इसमें बहुत सारे भारतीयों को, निहत्थे लोगों को गोली मार दिया गया था। तो अतः यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। यह दिन बैसाखी का दिन था, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने थे। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताए थे कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि यदि आप इसे सत्य और अहिंसा रूप से बिना इसमें हिंसा किए अगर आप इस आंदोलन को जारी रखते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर हम लोगों का देश स्वतंत्र हो जाएगा और हम लोग स्वराज प्राप्ति कर लेंगे। परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक जगह पर क्या होता, चौड़ी चौड़ा नामक स्थान था, जहां पर क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के साथ भिड़ गए और वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर जिंदा जला दिए थे। तो जिसको लेकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, तो वापस ले लिया था। तो इनके बारे में देखिए, हम सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देते गए हैं और आगे बढ़ते गए हैं। इनके बाद आपका स्टार्ट होता है यहां से क्या है, तो दांडी यात्रा। इनके बारे में भी आप लोग अलग से पढ़ेंगे। दांडी यात्रा को ही हम लोग नमक सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों एक ही पार्ट है, ठीक है। ये भी 1930 में होता है। दिल्ली आंदोलन, इसी को हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव जो होता है, ये भी 1942 ईस्वी में आता है। यानी इन सभी चीजों के बारे में जितने भी हम पॉइंट लिखे हैं, 9 पॉइंट आपको अलग अलग वीडियो में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, तो गांधी जी को जब 6 वर्ष की सजा हुई थी तो गांधी जी जेल के अंदर कुछ नखरे करके गांधी जी किसी न किसी तरह जेल से बाहर आए थे, क्योंकि पता था गांधी जी को यदि हम 6 वर्ष तक जेल में रह गए तो इधर आंदोलनकारी क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ उलझेंगे और बहुत सारे भारतीय नेताओं लोग को अंग्रेज मार डालेंगे और कभी भी हमें जल्दी सफलता नहीं मिल पाएगी। इन सभी कारणों को लेकर के गांधी जी जेल के अंदर कई सारे नौटंकी करते, जैसे बीमार होने का, और इसके थ्रू यानी भोजन बहुत कम करते थे ताकि अंग्रेज पुलिस को ऐसा लगे कि अब गांधी जी 1 या 2 दिन के अंदर मर जाएंगे, यानी इसको अगर बाहर नहीं करोगे तो क्रांतिकारी लोग आकर के यहाँ पर आंदोलन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। इसलिए गांधी जी को बहुत ही जल्द यानी 2 साल के अंदर, जहां इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, 2 वर्ष के अंदर ही गांधी जी को जेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जब ये गांधी जी बाहर निकलते हैं तो कर्नाटक के बेलागांव अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और इस अध्यक्षता के बाद गांधी जी पूरे भारतीयों का फिर से दोबारा मन जीत लेता है और यहीं से आपका प्रारंभ होता है क्या, तो इस बीच में गांधी जी अब हमेशा अंग्रेजों की कमजोरियां पकड़ने की तलाश में लग जाती है, ताकि जब तक अंग्रेजों की कमजोरियां ना मिले तब तक ऊपर से हमला करने के बाद आप उनमें सफल नहीं हो पाओगे। तो गांधी जी ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे कि भविष्य सोच करके काम करते थे, परंतु इधर भारतीय युवा लोग जो थे क्रांति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और गांधी जी को बार बार कहते थे कि आंदोलन किया जाए, आंदोलन किया जाए, परंतु गांधी जी अंग्रेजों की कमजोरी पकड़ने में लगा हुआ था। तो इस बीच में गांधी जी 1924 से लेकर के 1930 तक गांधी जी एक सामाजिक कार्य करते हैं। प्लेग नाम के रोग जो है, इनसे जो भी लोग ग्रसित थे उनकी सामाजिक सेवा में कार्यरत होते हैं और समाज में बहुत सारे सुधार करने का प्रयास करते हैं और रोगियों का इलाज भी करते हैं। तो इसी बीच जब समय आता है 1930 ईस्वी का, तो उस समय इंग्लैंड में चुनाव होने वाली रहती है और जब चुनाव होती है तो आप सभी को पता है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया में जुड़ जाती है और इसी बीच गांधी जी ने इस चुनाव का फायदा उठा करके भारत में एक आंदोलन प्रारंभ करता है जिसे हम लोग दांडी यात्रा कहते हैं या नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। पहले देखिए, इसमें जो था इंग्लैंड में क्या होने वाला था, इंग्लैंड में होने वाला था क्या, तो चुनाव होने वाला था। जब यह चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने वाला था तो गांधी जी को पता था कि जब तक उसकी कमजोरी ना जानेंगे तब तक प्रहार मेरा बेकार चला जाएगा, इसलिए उनकी कमजोरी मिल गई क्या, तो वो था क्या, तो चुनाव। चुनाव में क्या था कि सभी अंग्रेजी सरकार लगे हुए थे चुनाव प्रक्रिया में। देखिए, इंग्लैंड में 2 पार्टी थी, एक पार्टी थी
थी? लेबर पार्टी, और दूसरी पार्टी क्या थी? कंजर्वेटिव पार्टी थी। दो पार्टी आज भी चलता है कहां पर? तो इंग्लैंड में, एक लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। जो लेबर पार्टी थे उनकी सरकार का नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल। और कंजर्वेटिव पार्टी, इनके सरकार कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो ये दो पार्टियों थी, वहां पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ था। और इधर गांधी जी ने अपना प्रारंभ क्या कर दिया? तो दांडी यात्रा प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान से समझेंगे तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ करता है। कहां से? तो साबरमती आश्रम से लेकर के प्रारंभ करता है। इस समय गांधी जी के साथ अगर बात करें तो टोटल 78 अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी मतलब गांधी जी के साथ में 78 लोग थे। और नियम था कि कहां से कहां तक जाना है? तो साबरमती आश्रम से चल करके हमें पहुंचना है कहां पर? तो गुजरात में ही एक जगह है, कहां? तो दांडी। ठीक है, कहां से कहां तक? तो साबरमती आश्रम से लेकर के, ठीक है, दांडी तक यात्रा करनी है। और इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? तो 240 मील। कितनी मील थी? 240 मील थी। और इसमें जो था यहां से यहां तक गांधी जी और उनके अनुयायी 78 लोग जो थे वो मिल करके कैसे यात्रा करते हैं? तो पैदल यात्रा करते हैं। और कुल 24 दिनों तक लगातार पैदल चलते हैं, यात्रा करते हैं। और साबरमती से निकल करके कहां तक पहुंचते हैं? दांडी तक पहुंचते हैं। तो देखिए, ध्यान देंगे कि यहां पर गांधी जी प्रारंभ करते हैं 78 लोगों के साथ। परंतु जब दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इनके पास कम से कम 20,000 प्लस व्यक्ति इनके पीछे खड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरह आंदोलन इतना भयानक रूप ले लिया, इतना भयानक ले लिया यह दांडी यात्रा, कि ये जब यहां से निकले थे साबरमती से, तो वो तिथि था क्या? तो आप लोग याद रखेंगे तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और दांडी पहुंचते हैं कब? तो 5 अप्रैल। ठीक है, कब पहुंचते हैं? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को स्वयं अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून का विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं। इससे जो अंग्रेज क्या कर रहे थे? भारतीयों के समुद्र से ही नमक बना करके भारतीयों को ही अधिक से अधिक दाम में बेचा करता था। परंतु इसका जब गांधी जी ने विरोध किया, यह आंदोलन जब चला, तो पूरी तरीके से भारत में हड़कंप मच गई। और भारत के जगहों जगहों पर अंग्रेजों का विरोध होना प्रारंभ हो गया। और उधर इंग्लैंड में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। तो जब यह जानकारी इंग्लैंड पहुंची तो अंग्रेजों का एकदम जो है पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन अगर ना रुके तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि यह केवल भारत के गुजरात में ही नहीं, इस जगह भारत के एक एक कोने में यह आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। जैसे हम बात करें कि ये आपका दांडी यात्रा जो था, ये पहले देखिए कि ये तो साबरमती से दांडी तक हुआ ही। और इसी आंदोलन में गांधी जी के साथ थी कौन? तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी इनके साथ में, जिन्होंने सरोजनी नायडू ने यह आंदोलन जो दांडी यात्रा किया था, इस दांडी में सरोजनी नायडू को क्या दिया गया था? तो इन्होंने कहां से? तो महाराष्ट्र से जो था नमक कानून को लड़ा था, यहां से आंदोलन किया था सरोजनी नायडू ने। हालांकि सरोजनी नायडू द्वारा किया गया यह नमक आंदोलन जो था यह असफल रहा था, क्योंकि इनसे पहले ही इनको पता चल गया था। ठीक है, और साथ साथ यह जो आंदोलन था बिहार में भी हुआ, जहां पर बिहार में मुख्य भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
निभाया था। उधर जम्मू कश्मीर के तरफ आपका ये जो है भारत के सबसे ऊपर यानी अंतिम हिस्सा, भारत का सबसे अंतिम हिस्सा जो था वो क्या है, तो कश्मीर है। ये तो आप सभी को पता है कि भारत का सबसे अंतिम हिस्सा ऊपर का क्या है, कश्मीर, जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह आंदोलन किया था और यह भारत के सबसे अंतिम छोर पर होने के कारण इसे खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, तो सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग जानते हैं। यह कश्मीर से मतलब ये जो है नमक आंदोलन किए थे। इनके बाद अगर हम बात करें, यह आंदोलन इतनी तीव्र हो गई थी कि अब अंग्रेजों ने गांधी जी को किसी तरह इस आंदोलन को रोकने के लिए कहा, परंतु गांधी जी किसी का एक नहीं सुना और गांधी जी की मांग थी कि अगर हमारी मांग जब तक पूरी नहीं किया जाए तब तक हम इस आंदोलन को रोकेंगे नहीं, ठीक है। और इसी के बाद प्रारंभ हो जाती है आपका क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, अगर आप लोग इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है, सविनय। देखिए आप इनको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए और उनके अवज्ञा का यानी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, परंतु आपको ध्यान पूर्वक सविनय पूर्वक उसे सुन लेना है, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजों का विरोध इतना तेजी से हुआ कि अंग्रेजों ने स्वयं जो है गांधी जी को लंदन बुलाने के लिए जो था इनको आमंत्रित करने लगे, परंतु गांधी जी की मांग थी कि जब तक हमारी मांग पूर्ण न की जाए तब तक हम आपके ये जो आंदोलन चल रहा है तब तक विराम नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से यह आंदोलन आगे जब बढ़ा तो इस समय गांधी जी से पूछा गया कि आपकी मांग क्या है, तो इनको लेकर के इसके बीच आया कौन, तो इरविन आया। कौन आया, तो इरविन। ध्यान से सुनेंगे, उस समय गवर्नर कौन था, तो गवर्नर जो था वो था कौन, तो लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है कि दांडी यात्रा के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो याद रखेंगे लॉर्ड इरविन थे क्या, तो गवर्नर जनरल थे। तो जब इनको पता चला तो इनको खबर मिला तो ये गांधी जी से मिले और गांधी जी से मिलने के बाद पूछा कि आपकी क्या मांग है, आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहली बार इरविन ने गांधी जी के 11 मांग को मानने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है, ठीक है। तो इस मांग को इरविन ने मानने से इनकार किया, बोला कि हम आपकी एक भी मांग को नहीं मानेंगे। इस तरह से जब नहीं माना तो इनको क्या किया, तो गांधी जी को लंदन से बुलावा आया कि बोला कि गांधी जी को आप कहां भेजिए, तो लंदन भेजिए। क्या है, तो गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें गांधी जी को बुला करके यह आंदोलन रोकने के लिए कहा था। परंतु जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 ईस्वी में और गांधी जी को जब लंदन बुलाए तो गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचे, क्योंकि गांधी जी की जो मांग थी जब तक वो मांग ना पूरी की जाती तब तक गांधी जी लंदन नहीं जाते, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप सम्मेलन क्यों नहीं कर लो, गांधी है वो गांधी है, ठीक है। देखिए, तो जब ये यहाँ पर नहीं पहुंचे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो पुनः अगले साल गांधी जी को फिर से बुलाता है कहाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस बार गांधी जी क्या करते हैं, अपनी मांग जो मांग रहे थे उन मांग को क्या करता है कि इरविन और गांधी जी के बीच यह मांग को जो है ना स्वीकार कर लिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि गांधी और इरविन के बीच जो मांग थी, गांधी और दूसरा कौन था, इरविन, इनके बीच जो मांग रखे गए थे यह मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और मांग ये आपको देने के लिए तैयार था। इस वजह से गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जो कि
5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को आप याद रखेंगे। 11 सूत्री मांग को कब मांगा गया था और दोनों के बीच कब समझौता हुआ था, तो याद रखेंगे गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। यह मांग मान लिया गया और उनके बाद गांधी जी तब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, सम्मेलन में गांधी जी 1931 ईस्वी में कहां पहुंचते हैं, लंदन पहुंचते हैं। किस तरफ से, कांग्रेस की ओर से ये लंदन पहुंचते हैं। परंतु यह भी जो सम्मेलन था यह भी सम्मेलन सफल नहीं हुआ, यह भी कैसा हो गया, तो यह भी असफल हो गया था यह भी सम्मेलन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन होता है, तो इस जगह गांधी जी से थोड़ी सी एक भूल हो जाती है। क्या भूल होती है कि गांधी जी के 11 सूत्री मांग में था कि जो भी व्यक्ति हिंसा किए हैं उनको छोड़ के सभी आंदोलनकारियों को क्या किया जाए, रिहा किया जाए, जिसे आप कैदी बनाए हैं। तो ये भी उनकी एक मांग थी, किसमें से, 11 सूत्री में से एक मांग थी कि जो भी व्यक्ति हिंसा किए हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को जेल से रिहा किया जाए। देखिए इस जगह पर ये जो था आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने क्या किया था, असेंबली में बम मारा था। परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि अगर आप इनको देखें तो यह एक हिंसा थी और इस हिंसे की वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इन्होंने ये जो था नहीं छोड़ा था अंग्रेजों ने, जिसके वजह से गांधी जी की एक औचूक की वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को, आप याद रखेंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। अगर गांधी जी इस जगह चाहते तो इन तीनों महापुरुषों को बचा सकते थे, परंतु गांधी जी से थोड़ी सी ये भूल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश के 3 महान क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, ठीक है। अगर गांधी जी चाहते तो इस जगह उसे बचा सकते थे, परंतु भूल तो इंसान से ही होती है, ठीक है। अगर गांधी जी भगवान रहते तो गांधी जी से भूल ही नहीं होते, ठीक है। तो भूल तो इंसानों से होती है, तब फिर भी गांधी जी ने जितना भी इन देश के लिए किया है, ठीक है, ये कोई थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा अहम योगदान है जिसमें गांधी जी ने अपना योगदान दिया। तो इसी वजह से आप लोग याद रखेंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबको क्या करते हैं, फांसी की सजा सुनाई देती है, ठीक है। और इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस तिथि को, तो 23 मार्च को, ठीक है। चलिए, तो इनके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आप लोग ध्यान देंगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 ईस्वी में। इसी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि हरिजन लोगों के लिए या जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके लिए एक अलग क्षेत्र दिया जाए। ये मांग थी किनकी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। परंतु जब इसकी जानकारी गांधी जी को मिलती है कि देश के लिए, जो देश में रह रहे हैं लोगों, उनके लिए एक अलग क्षेत्र की मांग हो रही है, तो इन चीजों को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। उस समय गांधी जी कहाँ रहते हैं, तो जेल में रहते हैं, पुणे के यदवाड़ा जेल में। आप लोग ये भी याद रखेंगे, पुणे के यदवाड़ा जेल में, किस जेल में, पुणे के यदवाड़ा जेल में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच
ठीक है, और गांधी जी के बीच, इन दोनों के बीच एक क्या होता है, तो समझौता होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। यह कब होता है, तो 24 मार्च 1932, 24 मार्च 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच क्या होता है, तो आपका पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा था कि देखिए, आप अपने कैटेगरी के लोगों के लिए अलग क्षेत्र न मांग करके आपको जितने भी इनके लिए अधिकार मांगना है उन अधिकारों को आप लोग मान लीजिए, परंतु इस देश का विभाजन न करें। इन सभी चीजों को लेकर के दोनों के बीच क्या होता है, तो पूना पैक्ट होता है। और गांधी जी हमेशा किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं मानते थे कि ये छोटे कास्ट से आते हैं, ये बड़े कास्ट से आते हैं। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, दिल्ली में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब करते हैं हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो 1932 ईस्वी में। कहां करते हैं, तो दिल्ली में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, तो अस्पृश्यता का क्या करना, अंत करना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था, 1932 ईस्वी में। और इसी बीच इसका मुख्य उद्देश्य जो बना था, वो बना था अस्पृश्यता का क्या था, अंत करना था। ठीक है, देखिए इसी बीच चल रहा था क्या, आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक क्या चलता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपका ये जो है फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन, कौन जी, तो ब्रिटेन प्लस कौन, तो फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस को कौन करता है, तो हिटलर जो है, ठीक है, हिटलर इन्हें बुरी तरीके से इन्हें क्या करता है, परास्त कर देता है। और इस तरह से परास्त करने के बाद क्या होता है, और ये ब्रिटेन की सैनिक क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जहां से भारत से भी जो ब्रिटिश सैनिक लोग थे वो भी निकल करके कहां जा रहे थे, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो इधर जो था कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जो है बुरी तरीके से हिटलर से हार रहे थे, भारत से भी ब्रिटिश सैनिक लोग निकल करके जा रहे थे। और इसी बीच जो था, अमेरिका ने एक खेल कर दिया, क्या कर दिया, तो अमेरिका ने जापान पर क्या कर दिया, तो परमाणु बम गिरा दिया। तो जापान पर परमाणु बम जो गिराया था, आप लोग याद रखेंगे, 6 अगस्त 1945 को एक गिराया था, और एक कब गिराया था, तो 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त जो 1945 को अमेरिका ने जापान पर, ठीक है, किसने गिराया था, तो अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था, वो जगह था कौन सा, तो हिरोशिमा। किस तिथि को, तो 6 अगस्त को। और जो बम जो गिराया था हिरोशिमा पर परमाणु बम, उस परमाणु बम का नाम क्या था, तो वो बम का नाम था लिटिल बॉय। और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को, कहां पर, तो नागासाकी पर, तो उसका नाम क्या था परमाणु बम का, तो फैटमैन। आप लोग इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोगों ने कोई सेट दिया होगा तो आप लोगों को जरूर ये प्रश्न मिला होगा कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था, तो एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त हिरोशिमा और उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। और दूसरा जो 9 अगस्त को गिराया था वो कहां पर, नागासाकी पर, जिसका नाम क्या था, तो फैटमैन था। तो इस तरह से जब चारों ओर से ब्रिटेन की सैनिक पराजित हो रहे थे, तो उस समय अगर ये आपका देखें तो ब्रिटिश लोग जो थे ये भारत छोड़ करके धीरे धीरे क्या करने लगे, तो जाने लगे। तो इसी बीच क्या होता था, तो गांधी जी ने 1940 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया, जो क्या था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन एक जन आंदोलन था, जिसमें भारत के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों को यह आंदोलन करना था, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन इतनी तीव्र कर दी गांधी जी ने कि अंग्रेजों का काफी विरोध होने लगा। और इसमें जो था व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, आप यहां ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न
आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया हुआ प्रश्न है। ये जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है उस पेपर में ये भी प्रश्न था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे। तो आप याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था, गांधी जी ने 1940 में। इसे ही हम लोग कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी बीच जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या लाता है, तो क्रिप्स मिशन को भारत लाता है। और ये कब आया हुआ है, तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन को कहां लाता है, तो भारत लाता है। परंतु इस क्रिप्स मिशन को ठुकरा देता है कौन, तो गांधी जी ने। इसे ही गांधी जी ने क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक। आप लोग याद रखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या था कि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय ब्रिटिशों की सैनिक कम पड़ रही थी, और ये क्रिप्स प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि भारतीय सैनिक भी इसके तहत क्या हो कि अंग्रेजों का साथ दे, और जो अंग्रेजों का साथ देगा, जैसे ही ब्रिटेन जीत जाता है तो उसके बाद भारत को स्वतंत्र कर देगा। परंतु ऐसी गलती गांधी जी एक बार प्रथम विश्व युद्ध में कर चुके थे, परंतु दोबारा इस कहानी को दोहराने नहीं चाहते थे। इसलिए इसे क्या किया, तो गांधी जी ने ठुकरा दिया, और इसे गांधी जी ने क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसको, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। और इसी बीच स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को एकदम जो है आंदोलन इतना तीव्र किया कि अंग्रेजों लोग को बोलने लगे अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। और यह काफी वर्चस्व रूप से आगे बढ़ने लगा यह आंदोलन। और इस प्रकार से जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध आया तो इसी बीच जो था द्वितीय विश्व युद्ध हमें क्या किया, अपनी आजादी और स्वतंत्रता दिलाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाई। अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होती तो सोचिए कि हमें 1947 में आजादी नहीं मिल पाती, मिलती परंतु कुछ समय लगता अभी, और तब जाके हमें क्या मिलती, आजादी मिलती। परंतु यह बीच में द्वितीय विश्व युद्ध आकर के हमें बहुत जल्द ही क्या किया, आजादी दिला दी। इसी बीच अगर आप 1946 की बात करें, ठीक है, 1946 में लॉर्ड वेवेल ने क्या करता है, कैबिनेट मिशन को लाता है। कब, 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 को क्या आता है, कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत यह बता दिया गया कि अगर जब तक भारत अपना संविधान तैयार नहीं कर लेगा तब तक हम भारत को छोड़ करके नहीं जाएंगे। जैसे ही भारत अपना एक नया संविधान और अपनी रक्षा करने के लिए एक संविधान को तैयार कर लेगा तब उसके बाद हम सभी यहां से छोड़ करके चले जाएंगे। अतः कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही 1946 ईस्वी में जो था यह संविधान की प्रक्रिया को यहीं से प्रारंभ कर लिया जाता है और भारत के लिए एक नया संविधान बनकर तैयार होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो गांधी जी के इतने परिणाम के बाद भारत जो है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करती है। कब, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करती है तो जस्ट इसके एक साल बाद क्या होता है, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 जो था यह गांधी जी के जीवन का सबसे अंतिम दिन था, जहां पर नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की क्या करता है, गोली मारकर हत्या कर देता है और हे राम कहते हुए गांधी जी अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो अपने देश के लिए भूमिका निभाई, ठीक है, तो वो इसके लिए बहुत ही बड़ा परिणाम था। क्योंकि आज अगर गांधी जी जैसे महान व्यक्ति हमारे देश में नहीं होते तो यही सोचे कि आज भी हम लोग उसी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते जिस समय हम पहले
पहले जंजीर में जकड़े हुए थे। अतः ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि नमन। ठीक है, चलिए हम लोग अब गांधी जी से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा, ठीक है, एक बार हम लोग पुनः फास्ट रिवीजन कर लेंगे और उनके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रारंभ करेंगे। कहां से, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले प्रारंभ होगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वहां आपको मिलेगा क्या, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो फास्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जहां से मेन पॉइंट बनता है। देखिए, डांडी मार्च शुरू होता है 1930 ईस्वी में। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा है। ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसमें 11 सूत्री मांग रखी गई थी। परंतु इसी सूत्री मांग में गांधी जी से एक थोड़ी सी भूल हो जाती है, जिसका परिणाम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी हो जाती है। और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यदवारा जेल में क्या होता है, आप लोग इसमें एक चीज सही कर लेंगे। कहीं हमें लगता है इसमें एक जगह पॉइंट में गड़बड़ किए हैं। पूना पैक्ट में 24 सितंबर 1932 ईस्वी होगा, देख लीजिए कहीं पर गांधी जी मार्च लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको सही कर लेंगे। ये जो है 24 सितंबर, इस तिथि को याद रखेंगे। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच क्या होता है, दिल्ली समझौता होता है, या इसी को हम लोग पुणे समझौता कहते हैं। इसके बाद गांधी जी 1932 ईस्वी में दिल्ली में क्या करते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं ताकि अस्पृश्यता का अंत किया जा सके। और 1940 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया था, तो इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, जिसमें सभी व्यक्तियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है। और इसमें जो था पहला सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। 1942 में प्रारंभ होता, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो था गांधी जी और सभी भारतीयों ने मिलकर के अंग्रेजों का काफी विरोध किया। और इसके परिणाम स्वरूप जो आपका 1946 में रिजल्ट देखने को मिला, तो लॉर्ड वेवेल नामक व्यक्ति ने कैबिनेट मिशन लाया और इसी के तहत कहा गया कि भारत को बहुत ही जल्द स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जब तक भारत अपना संविधान न बना ले तब तक हम यहाँ से छोड़ करके नहीं जाएंगे। अतः कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही जो हम लोगों का संविधान कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और इस प्रकार भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो जाती है। और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर देते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी हे राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अतः हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को गांधी जी के याद में हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के। धन्यवाद। और आप लोगों को यदि हमारी मेहनत और हमारी वीडियो यदि पसंद आया हो तो जरूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ताकि आपका एक मोटिवेशन हमें एक नए प्रोसेस की ओर लेकर के जाता है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।